बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास किताब है जीवन तंदा। ये किताब ग़ुलाम शबीर आसम की है, पंजाबी शायरी है। शायरी तो आप लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन खाल खाल किताबें ऐसी होती हैं जिनमें शायरी में तरन्नुम होता है, मौसीक़ियत होती है, रवानी होती है, फ़्लो होता है। तरन्नुम का ज़्यादातर इन्हिसार पढ़ने वाले पर होता है, लेकिन मौसीक़ियत वो शायर का कमाल होता है, उसमें रवानी और फ़्लो वो भी शायर की खूबी होती है। मैंने बड़ी मुद्दत के बाद ऐसी शायरी देखी है ग़ुलाम शबीर आसम की। सबसे पहले तो इसके टाइटल पर बात कर लेते हैं। चरखा बनाया गया है। मुझे पुरानी तहज़ीब, पुराना कल्चर याद आने लगा। मुझे अपने घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो आजकल नहीं हैं। बचपन में क्या होता था, चरखा, पहले चरखे की बात कर लेते हैं। चरखे में एक तकला होता है, तकले की तरह सीधा कर दूंगा, ये कभी आपने सुना होगा। पंजाबी में उमूमन बोला जाता है। तकला वो सलाख होती है जिसके ऊपर अट्टी बनती है, और फिर पूनी। वो भी आज बच्चों को क्या पता होगा कि पूनी क्या होती है। पूनी रुई का वो टुकड़ा होता है जिससे धागा बनाया जाता है, और फिर तकले के ऊपर एक गोल सा चमड़े का टुकड़ा लगा होता है, उसको दमकड़ा कहते हैं। और चरखे का पहिया, और पहिया जिस तरीके से दो पहियों को जोड़कर एक पहिया बनाया गया होता है, और दरमियान में धागे से या रस्सी से उसके ऊपर डोरी चलने के लिए जगह बनाई गई होती है, ये चरखा है। जब मैं इस चरखे को देखता हूँ तो और भी मुझे पुरानी सकाफ़त, अपनी सकाफ़त याद आ जाती है। मुझे अपनी वालदा की याद आ जाती है, वो किस तरीके से चरखा चलाया करती थी। और फिर हमारे घर में एक बेलना होता था। तो बेलना वो है जिससे गुड़ बनाया जाता है, लेकिन ये बेलना जिससे कपास की रुई को अलग किया जाता था और उसके बनौले को अलग किया जाता था, वो बेलना था। और फिर हमारे घर में एक घोड़ी भी हुआ करती थी। कौन सी घोड़ी? पहले तो घोड़ी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे स्कूल में ज़मींदारों के बच्चे भी थे, मोची नाइयों और जुलाहों के बच्चे भी थे। एक लड़के ने बात की कि हमारे घर में 2 घोड़ियाँ हैं। तो साथ वाले ने दूसरे से कहा, ओए ਤੁਹਾਡੇ घर कितनी घोड़ियाँ ने? तो उसने जवाब दिया, साढ़े घर 15-20 घोड़ियाँ ने। तो उससे पूछा, भाई 15-20 कैसे? उसने कहा, एक टाली की, एक लकड़ी की, एक फलां की, एक फलां की। तो उसने जुलाहा था, उसने अपनी घोड़ी वो बता दी जिस पर वो कपड़ा बुना करते थे। बात हम घोड़ी की कर रहे थे, तो हमारे घर में कौन सी घोड़ी थी? ना तो सवारी वाली घोड़ी थी, ना कपड़े बनाने वाली घोड़ी थी। वो सेवियाँ बनाने वाली घोड़ी थी, जो तकरीबन हर घर में हुआ करती है। और फिर घरों में क्या होता था, हमारा कल्चर क्या था? चट्टू होता था, साथ मोला होता था। वो चट्टू जिसके साथ मुंगला होता है, ये मसाले वगैरह रगड़ने के लिए होता है। लेकिन जिस चट्टू की मैं बात कर रहा हूँ, वो चट्टू, उसके साथ जो पीसने वाली चीज़ होती है, वो उसके साथ जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको मोला हम कहते थे। वो किस लिए है? वो चावल को छड़ने के, मूंजी को छड़ने के लिए, मूंजी से चावल निकालने के लिए, वो भी घरों में हुआ करता था। और हमारे घर में खुसूसी तौर पर 2 चीज़ें ऐसी थी जो हर घर में नहीं थी। काफ़ी घरों में थी लेकिन हर घर में नहीं थी। एक तो माचिस और दूसरा नलका। माचिस नहीं होती थी घरों में, तो फिर क्या होता था, दीगर घरों से ख़वातीन फिर शाम को आग लेने के लिए आ जाती थी। जिस घर में माचिस होती थी वो आग जलाते थे, और हमारे घर में काफ़ी ख़वातीन आग लेने के लिए आती थी। एक ये भी कल्चर था। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि एक घर से दूसरे घर वाले लस्सी लेने के लिए आ जाया करते थे। लस्सी तो सुबह होती है, लेकिन रात को कौन सी लस्सी लेने के लिए आते थे? जमन के लिए, जिसको जमन कहते हैं, जिसको समैन भी कहते हैं, जाग भी कहते हैं। वो किस लिए आते थे? वो रात को दूध जमाने के लिए, सुबह दही के लिए, और लस्सी के लिए, मक्खन के लिए। ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा हुआ करता था। और बहुत कुछ होता था जो आजकल देहात में तकरीबन नापैद हो चुका है, जैसे फले हो गए गंदम की गहाई के लिए। फिर आ जाते हैं किताब की तरफ। जीवन तंदा, इसके टाइटल में चरखा है, ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये देही कल्चर है। जीवन तंदा को, इसका इंतसाब ग़ुलाम शबीर आसम की तरफ से किसके नाम किया गया है? वो लिखते हैं, माड़े ते भुखे नंगे लोकां दे नां, जिन्हां नूं वेख के इनकलाबी फिक्र मेरे अंदर उसल वटे लेंदी है। उसल वटे क्या होता है? अंदर कोई हलचल मचाती है, ये उसल वटे है। पंजाबी की किताब है, शायरी की किताब है। इस पर हम तबसरा उर्दू में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतनी ज़्यादा मजबूत पंजाबी नहीं है, पढ़ने में भी और बोलने में भी। इसलिए अपनी आसानी के लिए उर्दू में बात कर रहे हैं। और बाकी हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो सामीन हैं, हमें जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी
اردو میں چیزوں کو ذرا آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ غلام شبیر اعظم صاحب کی اس کتاب پر کچھ تبصرے بھی موجود ہیں۔ ایک تبصرہ ایک سچے شاعر دی کھری شاعری اس نام سے دیا گیا ہے۔ یہ لکھا گیا ہے انور اوداس صاحب کی طرف سے، اور کمپوزنگ میں بھی انور اوداس صاحب کا کاشف حبیب صاحب کے ساتھ نام شامل ہے۔ دوسرا تبصرہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد اقبال، ڈین فیکلٹی آف آرٹس، گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے محنت کش طبقے دا نمائندہ غلام شبیر۔ جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ اس کتاب میں فلو موجود ہے، موسیقیت موجود ہے، روانی موجود ہے۔ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو اس میں ہے ایک کڑی کے عنوان سے آزاد شاعری، او دیاں لمیاں زلفاں نوں نیلیاں نیلیاں اکھاں نوں دیکھ کے اپنی منزل دا رستہ ہی میں تے بھول گیا۔ اس کتاب کا آخری حصہ غزلاں کے عنوان سے ہے۔ ایک غزل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کو روانی نظر آئے گی، فلو نظر آئے گا اور موسیقیت بھی نظر آئے گی۔ دکھاں وچ دلاسے دتے ہنجو پونچھ کے ہاسے دتے، میں جنہاں نوں چھاواں ونڈیاں انہاں دھپ چماسے دتے، ویلے نے اج دیکھو سجنوں شاواں دے ہاتھ کاسے دتے، خوشیاں بھی دکھ بن کے ملیاں رب نے لے اداسے دتے، بے قدرے اس یار نوں آسم پیار دے چھج پتاسے دیتے۔ کتاب کا آغاز تبصروں کے بعد حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا ہے، نعت رسول مقبول ہے، اور اس کے بعد ایک ربائی عبادت حسین دی میرا حسین کالی بدلی شہیداں نوں سلام، اور اس کے بعد پھر سارک کانفرنس ماں یاری مطلب دی فوجی جوان سکھ خیر خیریت میرے ربا، یہ ایسے عنوانات ہیں۔ شہیداں نوں سلام کے عنوان سے جو نظم لکھی گئی ہے وہ آپ کے دل میں ایک ہلچل سی مچا دیتی ہے۔ اج لکھ سلام شہیداں نوں جو دیس تو جانا واردے نے، گل لا کے لمبو اگاں دے ماں پیو دا سینہ ٹھاردے نے، اے نقشہ کھچ دے کربل دا علی اصغر غازی اکبر دا، لہو دے کے اپنا دھرتی نوں اے پیار دا قرض اتاردے نے، اے موت دے کولوں ڈردے نہیں، اے مر کے بھی کدی مردے نہیں، قرآن گواہی دیندا اے اے مر کے موجاں مار دینے، جنج خوشیاں ہومن عیداں تے کرے موت وی ناز شہیداں تے، ہن غازی فخر حیاتی دا اے موجب چین قرار دینے، اے پاہرو دیس دے لوکاں دے منہ بھندے ٹینکاں توپاں دے، اے آسم مردے مر جاندے نہیں دشمن اگے ہار دینے۔ ٹائٹل کی بیک سائڈ پر غلام شبیر اعظم کا تعارف دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 128 اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے 500 روپے، جو کہاں سے دستیاب ہے؟ مکتبہ اشرفیہ مہاجرین بازار جی ٹی روڈ مرید کے۔ فون نمبر دیا گیا ہے 03009416 ایسے تبصروں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ مزید بھی کتابوں پر ایسے ہی تبصرے کیے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔